नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी जिसमें हमने कई क्लासें अपलोड कर दी हैं। पिछली क्लास में हमने भारतीय मिट्टियाँ पढ़ी थी, मिट्टियों के बारे में पढ़ा था। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो आप अपने प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास में हम भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारतीय कृषि व्यवस्था, जिसको हम कृषि यानी कि जो देसी भाषा में अपन कहते हैं खेती, क्या कहते हैं, खेती, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। भारतीय कृषि, भारत की जो कृषि है, खेतीबाड़ी जो है वो मानसून पर आधारित होती है। किस पर होती है? मानसून पर। इसलिए इसे मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून पर आधारित क्यों होती है? क्योंकि अगर बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी और जिससे किसानों को लाभ होगा, यानी भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा। इस पूरी तरीक़ा से मानसून पर आधारित है। धीरे धीरे इसमें विकास हुआ है, हरित क्रांति आने पर नई नई क्रांतियाँ आई हैं उस हिसाब से, तो इसलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं। अगर मानसून सही आया तो उसमें फ़ायदा होगा, अगर मानसून सही नहीं है तो एक तरीक़ा से नुकसान होगा। तो ये मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि, इसे कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। देश की 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% क्षेत्रफल पर कृषि होती है। खेती कितने क्षेत्रफल पर होती है? 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। ये देखिए, आपके जैसे कुल एरिया 100% है, तो इसमें से आपकी कृषि जो है 51% पर होती है। बंजर भूमि कितनी है? 24%। और वन जो है वो 21% पर है। और चारागाह ये आपके 4% पर जो है ज़मीन, ये चारागाह है भूमि। तो आपके जो कृषि है वो कितने परसेंट पे होती है? 51% पे। यहाँ देखिए, फसलों के प्रकार क्या है? फसलों के प्रकार, फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलों को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो है खाद्यान्न फसलें और दूसरी है नकदी फसलें। फूड क्रॉप्स जो खाने वाली खाद्यान्न फसलें हैं, और कैश क्रॉप यानी जो नकदी फसलें हैं, खाते तो इनको भी हैं लेकिन इनसे नगद यानी व्यापारिक फसलें, इनको नगद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, इनको सीधे खेतों से बेच सकते हैं। जैसे खाद्यान्न फसलों में आपके गेहूँ, मक्का, ज्वार, जौ, दलहन, आलू, ये जो आपके डेली खाने के काम में आती हैं भोजन के रूप में, इन्हें कहते खाद्यान्न फसलें, और इनको कभी कभार आप किसी काम में लेते हैं। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि 3 प्रकार की होती है। ऋतुओं के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। एक हो गई आपके खरीफ की फसल, दूसरी हो गई आपके रबी की फसल, और एक हो गई आपके जायद की फसल। खरीफ की फसल मानसून की शुरुआत में आपके कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रबी की फसल ये आपके सर्दी के मौसम में दीपावली के आसपास अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और ये आपकी जायद की फसलें हैं जिसमें आपके गर्मियों में ये बोई जाती हैं। तो ये इस प्रकार आपके ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हो गई। ये आपके बरसात ऋतु की हो गई। कौन सी ऋतु की हो गई? वर्षा ऋतु की। और ये हो गई आपके सर्दी ऋतु की, और ये हो गई आपकी गर्मी ऋतु की। तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। खाद्यान्न फसलें, इनको प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, जौ, ये जो है प्रमुख खाद्यान्न। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये क्या है? मोटे अनाज है। लघु खाद्यान्न कौंदो, सावा, काकुन, चना, कुटकी, ये है आपके लघु खाद्यान्न, जिनको खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। तो मोटा अनाज हो गया आपके बाजरा। देखिए, उसके बाद में है व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स जो है व्यापारिक फसलें, इनको व्यापार के काम में अधिकतर आती हैं, यानी कि तिलहन, सरसों, तिल, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी। जिन फसलों से तेल निकलता है, क्या होता है? तेल प्राप्त होता है, उन्हें तिलहन कहते हैं। तिलहन के अंतर्गत रखा गया है।
सरसों हो गई, तिल हो गई, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी, ये तिलहन के अंदर आती हैं। रेशम वाली फसलें कपास, जूट, मेस्ता, सनई, ये सब हैं रेशम वाली, जिनसे आपके रेशे बनाए जा सकते हैं। ये आपके रेशम वाली फसलें हो गई। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। जूट का बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। उद्दीपक फसलें, उद्दीपक फसलें का मतलब है जैसे जिनसे आपको स्फूर्ति मिले खाने के बाद में, एक एक्साइटमेंट जो है, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। आपने सुना होगा चाय थकान महसूस हो रही है, चाय बना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे उद्दीपन का कार्य करती हैं। शर्करा, चुकंदर, गन्ना, ये शर्करा यानी मीठी जो चीज़ें हैं, फसलें हैं, ये शर्करा। उसके बाद में है दलहन, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, ये सब क्या है? दलहन के अंदर आती हैं दालें, सोयाबीन, ये सभी। उसके बाद में है आपकी नकदी फसलें। क्या है? नकदी फसलें। नकदी फसल में है आपके गन्ना, कपास, जूट, चाय, तंबाकू, ये सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। सिंचाई के साधन, देखिए जो फसलें करते हैं तो उसमें सिंचाई भी होगी, और सिंचाइयों के साधन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? नलकूप और कुएं, नहर, तालाब। नहरें विशेषकर आपके सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। ड्रिप, टपक, फव्वारा विधि, ये जो है सतही, ढकुली, रहट, बेड़ी, सोलर पंप, ये सभी जो हैं आपके सिंचाई के साधन हैं। नेक्स्ट देखिए, खरीफ की फसल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो खरीफ की फसल है, इसके लिए टेम्परेचर हाई और बारिश भी अधिक होनी चाहिए। यानी इसकी बुवाई जो होती है वो होती है आपके जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई में इसकी जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है बारिश के टाइम पर, और इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के अंदर होती है। ऋतु, वर्षा ऋतु की फसल ये कहलाती है। मानसून काल में ये फसल बोई जाती है, और ये कौन से मानसून के कारण, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर बारिश होती है, और इस बारिश के कारण ये फसल होती है। यानी इसमें बारिश के पानी से ही होती है। मुख्य फसलें इसके अंदर कौन कौन सी हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, अरहर, उड़द, गन्ना, रामदाना, कोंदो, कुल्थी, चाय, जूट, सन, ये सभी फसलें जो हैं आपके वर्षा ऋतु में मानसून से टाइम पे जून जुलाई में बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। तो ये आपके खरीफ की फसल हो गई। आप सभी गांव से होंगे तो और ये जानते होंगे। बाकी आपके नेक्स्ट है रबी की फसल। कौन सी है? रबी की फसल। इसमें कम तापमान और बारिश यानी पानी की अधिक ज़रूरत होती है। इसकी बुवाई होती है आपके अक्टूबर नवंबर में, शरद ऋतु में, शीत ऋतु में होती है, और इसकी कटाई होती है अप्रैल मई के अंदर। मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है, अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। शीत ऋतु की फसल यह कहलाती है, शीत ऋतु में होती है। जैसे अभी शीत ऋतु चल रही है आपके, तो अभी गेहूँ, चना, सरसों, ये सभी बोए हुए हैं। और इस समय शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जैसे राजस्थान में इस बारिश को मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ। पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, मशरूम, कुसुम, लाही, राई, रबी मक्का, शिशु मक्का, रबी राजमा और बरसीम। ये सभी जो फसलें हैं, ये कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं, मुख्य फसलें आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके जायद की फसल। जायद की फसल की बुवाई मार्च अप्रैल में की जाती है, और इसकी कटाई मई जून में हो जाती है। ये ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु की फसल कहलाती है, जिसकी मुख्य फसलें हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, टमाटर, यानी कि सब्जियां, ये सभी जो हैं आपके जायद की फसलों में आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, फसलों में होने वाले रोग। फसलों में कुछ रोग हो जाते हैं, उनके बारे में देख लीजिए। गेहूं के अंदर रोग होता है कंडुआ, टंडू, सेहू, रस्ट, गेरुआ और रतुआ, करनाल बंट। और धान में रोग होता है खैरा, जिंक की कमी के कारण। मक्का में होता है तुलसीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग, टिक्का रोग, मूंगफली में डाई रोग। सोयाबीन में होता है पीला रोग, चारकोल रॉट रोग, चित्रवर्ण रोग। बाजरे के अंदर होता है आपके इरगात रोग, हरित बाली रोग, यानी पूरी बाल हरी हो जाती है, कंडुआ रोग। ज्वार में भी कंडुआ रोग। गन्ने में रेड रोट रोग, यानी आपने देखा होगा गन्ना जो है वो बीच में से लाल लाल सा पड़ जाता है, खराब हो जाता है, अंदर से देखा होगा, तो वो रेड रोट रोग। उसके बाद में अरहर में उटका रोग, मटर में मार्स रोग, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। तंबाकू में मोजैक रोग और सरसों में होता है वाइट रस्ट रोग। ये जो रोग हैं ये विभिन्न फसलों में होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखिए, कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। जैसे जैसे समय निकलता गया और धीरे धीरे समय के हिसाब से क्रांतियाँ शुरू हुई, यानी कि इनमें विकास हुआ, नई नई चीज़ों की खोज हुई, मशीनरी का युग आया, तो क्रांतियाँ शुरू हुई। क्रांति देखिए और संबंधित क्षेत्र, यानी कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति ये है आपके खाद्यान्न फसलों से, विशेषकर इसमें आता है गेहूँ। क्या आता है? गेहूँ। तो ये खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड के, ये किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति ये आपके आलू से संबंधित है। धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति ये आपके उर्वरक से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से। रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन से। गुलाबी क्रांति ये आपके प्याज झींगा किससे है? प्याज और झींगा से। काली क्रांति ये कच्चा तेल से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। नीली क्रांति है आपके मत्स्य मछली उत्पादन से। कृषि क्रांति पेट्रोलियम और खनिज से संबंधित। अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ी परियोजनाओं से संबंधित है, जिसमें नदियों को जोड़ने वाली परियोजना। बादामी क्रांति है आपके मसाला उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति ये कपास से संबंधित है। उसके बाद में है सुनहरा रेशा क्रांति ये आपके जूट उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति ये सभी क्रांतियों के विकास से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति ये आपके केसर उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में है हरित सोना क्रांति ये आपके बम्बू बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना, हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। सदाबहार क्रांति ये आपके हरित क्रांति के विकास से संबंधित है। तो ये क्रांतियाँ थीं और उनसे संबंधित क्षेत्र, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछने को आता है। नेक्स्ट देखिए हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति 2 फेजों में हुई थी। पहला फेज इसका था फर्स्ट फेज 1967 और 68 के बीच में। उसके बाद वो सेकंड फेज में हुई थी ये 1980 से 1987 के बीच में। खाद्यान्न जो है खाद्यान्न उत्पादन में इसमें बढ़ोतरी हुई थी। 1968 में 120 लाख टन का उत्पादन हुआ था और ये 120 लाख टन बढ़कर 50 लाख टन बढ़कर 170 लाख टन हो गया गेहूं में। विशेषकर गेहूं में जो उत्पादन वृद्धि हुई थी वो ये हुई थी। हरित क्रांति शब्द जो है ये किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गॉर्ड ने दिया था और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। विश्व में जनक, हरित क्रांति के जनक जो हैं विश्व में कौन है? कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में जन्म हुआ था। और इनके जो प्रयोग, इन्होंने जो रिसर्च किया वो प्रयोग की वो कहाँ पर किए थे? मैक्सिको में किए थे। भारत में जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका प्रभाव जो है गेहूं और धान पर विशेषकर पड़ा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में यहाँ पर बहुत उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं व मक्का, इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सिमेट कहाँ पर है? मैक्सिको में है।
हरित क्रांति की सफलता, उत्तम किस्मों के बीजों का प्रयोग, यानी कि सफलता का कारण क्या रहा था? तो हरित क्रांति की सफलता का कारण जो था वो उत्तम किस्मों के बीजों का प्रयोग था। उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया, जिससे क्या कि उत्पादन में वृद्धि हुई, अधिक उत्पादन हमको मिला। हरित क्रांति, हरित क्रांति में, हरित क्रांति के क्षेत्र में 3S यानी कि 3S जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 3S का मतलब यहाँ पर यह है कि 3 व्यक्ति जो कि इस हरित क्रांति के लिए बहुत ही, जैसे एस सुब्रमण्यम, एस से फर्स्ट से सुब्रमण्यम, ये कृषि मंत्री थे उस वक्त तत्कालीन, और एस शिवरमन ये कृषि सचिव थे, और एस से स्वामीनाथन ये आपके क्या होगा इसके जनक, हरित क्रांति के जनक, इन्होंने हरित क्रांति लागू की थी। ये कृषि प्रणेता 1968 में बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने सक्रिय भाग लिया था। परिणाम देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के बाद में क्या हुआ था? प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो थी उसमें वृद्धि हुई थी। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला था और खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी। ये आपको समझ रहे हो। प्रयोग, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर, पंप, इनका प्रयोग हुआ था। और श्रम विस्थापन, गांव से नगर की ओर लोग गांव से नगर की ओर विस्थापित होने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति 1967-68 में हुई थी और संघन पशु विकास कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम होता है, जिसमें दुग्ध उत्पादन से संबंधित यह है, जिसमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की गई थी। 1970 में इसे ऑपरेशन फ्लड के तहत हुआ था। 16 जुलाई 1965 को NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आनंद, गुजरात। आनंद स्थान है एक गुजरात के अंदर, वहाँ पर इसका गठन हुआ था। उसके बाद में अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहलाते हैं, इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में 1955 में इसकी स्थापना हुई। देश का प्रथम दुग्ध संघ कहाँ पर है? लखनऊ में। और दुग्ध विकास विभाग या दुग्ध विकास परिषद की स्थापना 1976 में होती है। दुग्ध ट्रेडमार्क पराग, पशुचारा बैंक भरारी झांसी में है। नेक्स्ट देखिए, पीली क्रांति। सैम पित्रोदा इससे संबंधित है, तेल, खाद्यान्न या तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। तिलहन औद्योगिक मिशन जो है 1986 में हुआ था, और राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन जो है 2014 में शुरू हुआ था। सोयाबीन, जिसमें आपके 20% तेल होता है और 45% प्रोटीन होती है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। इसमें फसलें हैं आपके सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, कोसम, तोरिया, अरंडी और बिनोला। ये फसलें जो हैं आपके पीली क्रांति से संबंधित फसलें हैं, जो कि तिलहन फसलें हैं। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। 16वीं सदी में पुर्तगाल से आए थे। आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान 1949 में शिमला में इसका मुख्यालय है, और ये 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI मोदीपुरम मेरठ में यूपी में स्थित है। दूसर क्रांति की बात करें तो ये भूरी क्रांति इसको कहा जाता है, और ये उर्वरक से संबंधित है। किससे संबंधित है? उर्वरक से, खाद से। जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र कितने हैं? 17। सुनहरी क्रांति, जिसका व्यक्ति संबंधित है, इससे निरपेक्ष तेजस व्यक्ति जो है, ये सुनहरी क्रांति से संबंधित है। बागवानी से संबंधित है, विशेषकर किससे संबंधित है? ये सेब से। बागवानी में सेब से संबंधित है सुनहरी क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति से संबंधित कौन है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। इसका अंडा उत्पादन, उस टाइम मुर्गी पालन, ये से संबंधित है। लाल क्रांति, संबंधित व्यक्ति हैं विशाल तिवारी, और मांस और टमाटर से संबंधित है ये आपके लाल क्रांति। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ पर इसको समझने के लिए देखिए, वनों को काटकर, इसमें क्या होता है कि वनों को काटकर और जलाकर वहाँ पर खेती की जाती है। ये स्थानांतरण कृषि
एक यहाँ से वन काट के यहाँ कृषि की, उसके बाद में कहीं दूसरी जगह पर काट के, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, उस कृषि को स्थानांतर कृषि कहते हैं। इसे काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 या 3 साल तक फसल उगाते हैं, उसके बाद में दूसरी जगह पर वनों को काट कर और वहाँ जलाकर उनको दोबारा से फिर वहाँ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग जगह पर खेती की जाती है, इसे स्थानांतर कृषि कहते हैं। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अभी इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन से स्थान पर किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम खेती कहा जाता है। स्थानांतर खेती को क्या कहा जाता है? झूम खेती। यानी कि ऑप्शन में अगर आपको झूम खेती मिलता है तो इसका आंसर झूम खेती होगा, कि वनों को काट कर और जलाकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती। बेवर दहियार ये बुंदेलखंड में कहा जाता है। दीपा और डीपा बस्तर झारखंड। बत्रा बालरे कृषि ये राजस्थान के अंदर कहा जाता है। पोडू कृषि आंध्र प्रदेश। कुमारी केरल के अंदर। जरा और एरका ये दक्षिणी राज्यों में कहा जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये दक्षिणी राज्य जो हैं साउथ स्टेट, उनके अंदर कहा जाता है। कमन, बिंगा और साधावी ये उड़ीसा के अंदर कहा जाता है। बांगबा ये मेघालय में कहा जाता है। और कोरुबा ये आपके झारखंड में कहा जाता है। खिल ये हिमालय में। और पलामू ये मणिपुर में कहा जाता है। ये हिमाचल में कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? हिमाचल में। नेक्स्ट देखिए, ये फसल है और इनके राज्य और देश, यानी कि प्रथम राज्य, प्रथम स्थान पर जो है फर्स्ट, और प्रथम स्थान पर जो देश है वो आपके दिए हैं मुख्य उत्पादक आपके। जैसे कुल खाद्यान्न के मामले में अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर है आपके उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य। और देशों की अगर बात की जाए तो देशों में है चीन। देखिए, कुल दलहन की बात की जाए तो कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और इंडिया अपना भारत पहले स्थान पर है। और उपभोक्ता भी भारत पहले स्थान पर है, उपभोक्ता भी, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ही इतनी है। कुल तिलहन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये एक दूसरे बदलते हुए आपके पहले स्थान पर रहते हैं। चीन यहाँ पर पहले स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन की बात की जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है पूरे स्टेटों में, और चीन पहले स्थान पर है। गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो यहाँ पर यूपी प्रति हेक्टेयर के मामले में सबसे पहले स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। मक्का का उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पर है और अमेरिका इधर पहले स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और इधर ब्राज़ील है। ब्राज़ील को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गन्ना इतना होता है कि यहाँ पर जो शक्कर बनती है, शर्करा, वो बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि पहले स्थान पर है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है और भारत के अंदर भी सबसे अधिक होता है। चाय उत्पादन में असम, और देशों में बात की जाए तो चीन सबसे आगे है। रबड़ उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है और इधर थाईलैंड जो है ये देशों में पहले स्थान पर है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक और देशों में ब्राज़ील। कपास में गुजरात और महाराष्ट्र और देश में भारत। सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है और देशों में चीन पहले स्थान पर है। देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें भारतीय कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का जो प्रयोग है ये पढ़ने वाले हैं। कृषि के मामले में विज्ञान और तकनीक का क्या योगदान रहा है। कृषि में वैज्ञानिकता, कृषि का व्यावसायीकरण हुआ और इसमें गन्ना, कपास, तंबाकू ये सब में वृद्धि हुई। 27 अप्रैल 1871 को लॉर्ड मेयो के समय पर कृषि और राजस्व वाणिज्य का संयुक्त विभाग बनाया गया। 1880 में अकाल योजना और कृषि का अलग केंद्रीय विभाग बनाया गया। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जिसका मुख्यालय है पूसा बिहार, इसकी स्थापना की गई और 1958 में इसको चेंज किया गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, लेकिन यहाँ पर इंपीरियल का जो है अर्थ ये नाम चेंज कर दिया गया था इंडियन
एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, वही पूसा बिहार, न्यू दिल्ली। ये देखिए इसकी मान्यता जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के तहत 1956 में इसकी सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 1926 में लिनलिथगो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, लिनलिथगो के समय। 16 जुलाई 1929 इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा बिहार, न्यू दिल्ली। और 1966 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कर दी गई नाम चेंज करके। देखिए प्रमुख भारतीय कृषि संस्थान और उनके मुख्यालय कहाँ पर है संस्थान। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड, 1960 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी, यूके, 1974 में। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, 1998 में। यहाँ पर ये नहीं होगा, पुदुचेरी में है, 1998। उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान वाराणसी के अंदर है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान ये आपके वाराणसी में है। 5 अक्टूबर 1976 को इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ये लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, बरेली, 1889 में इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, बरेली। केंद्रीय मछली पालन शिक्षण संस्थान मुंबई, महाराष्ट्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्थान अनुसंधान संस्थान ये आपके जोधपुर, राजस्थान। और राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान ये आपके करनाल, हरियाणा। केंद्रीय खारा पानी मछली पालन संस्थान ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोचीन, केरल। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान ये आपके बीकानेर, राजस्थान। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, महाराष्ट्र। केंद्रीय उपोषण उद्यानिकी संस्थान लखनऊ, यूपी। केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी संस्थान ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान ये आपके कहाँ पर है, केरल, कोचीन में। केंद्रीय फसल रोपण अनुसंधान संस्थान ये केसरगढ़, केरल में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक, ओडिशा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, यूपी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यूपी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका लखनऊ, यूपी में है। और भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान ये आपके लखनऊ, यूपी में है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये आपके मथुरा, यूपी में है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय शुगर शर्करा संस्थान ये कानपुर, यूपी में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान ये आपके लखनऊ, यूपी में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये आपके वाराणसी, यूपी में है। राष्ट्रीय सरसों शोध संस्थान ये कहाँ पर है, भरतपुर, राजस्थान। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, यूपी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यूपी। गन्ना प्रजनन संस्थान शुगरकैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोचीन, केरल के अंदर स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल, हरियाणा में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये आपके हिसार, हरियाणा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये आपके है मखदूम, मथुरा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये है आपके भोपाल, मध्य प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर, राजस्थान के अंदर है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड ये दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ, यूपी में है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपके कासरगोड, केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए कुछ अन्य संस्थान हैं जैसे सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है, आगरा में।
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये पणजी गोवा में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये आपके पुणे महाराष्ट्र में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये आपके पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान ये आपके वाराणसी यूपी में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और भारत का कॉफ़ी बोर्ड जो है ये कहाँ पर है, आपके बेंगलुरु कर्नाटक। और भारत का चाय बोर्ड ये है आपका कोलकाता बंगाल के अंदर स्थित है। तो ये थे आपके संस्थान, भारत के प्रमुख संस्थान। उम्मीद है आपको क्लास बेहतर लगी होगी, पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स को ज्वाइन करें, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।